नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज़। इस सीरीज़ में जैसा आप सभी जानते हैं जीके के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे कवर करते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो आपसे अलग अलग परीक्षाओं में, अलग अलग राज्यों की पीसीएस परीक्षाओं में आपसे पूछे गए हैं, चाहे वो सेंटर के एग्जाम्स हो या स्टेट एग्जाम्स हो, उन जीएस के क्वेश्चन को हम इस सीरीज़ में कवर करते हैं। ये हमारी इस सीरीज़ की 241वीं क्लास है। अगर आपने इस सीरीज़ की पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे वीडियो में जो पुलिस कांस्टेबल का आपका एग्ज़ाम हुआ उसके बारे में भी बात करेंगे। काफ़ी फ्रेंड्स के कमेंट थे कि वीडियो के एग्ज़ाम के लिए जो आपका 21 सितंबर को होना है उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी रखनी है, उसके बारे में भी आगे वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, निम्न देशों पर विचार कीजिए। 3 देशों के नाम दिए गए हैं, चिली, जापान और मैक्सिको। उपयुक्त में से कितने पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के भीतर स्थित हैं? देखिए, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो है, कई बार इसके बारे में सवाल आता है कि ये कहाँ पर है। ये प्रशांत महासागर में है। क्यों प्रसिद्ध है? यह प्रशांत महासागर के चारों ओर का एक इलाका है जिसमें सबसे ज़्यादा भूकंप और सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी स्थापित हैं। दुनिया के जितने भी हमारे ज़्यादातर एक्टिव वॉल्केनो हैं वो इसी इलाके में पड़ते हैं, जिसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। ठीक है, किस महासागर में है? पैसिफिक ओशन में, यानी प्रशांत महासागर में ये पड़ता है। ठीक है, दुनिया के 90% भूकंप इसी इलाके में आते हैं और 75% से ज़्यादा जो सक्रिय ज्वालामुखी हैं वो इसी इलाके में हैं। इस इलाके में आपके चिली, जापान, मैक्सिको, ये तीनों देश आते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इन तीनों के अलावा जो इंडोनेशिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, फिलीपींस हो गया, इसके अलावा अमेरिका का कुछ इलाका जो उसका पश्चिमी इलाका है वो, कनाडा हो गया, रशिया का छोटा सा इलाका, छोटे के जो प्रायद्वीपीय इलाके हैं वो, इसके अलावा पपुआ न्यू गिनी हो गया, ये सब आपके पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में आते हैं। ये कुछ देशों के नाम जो आपको ध्यान रखने हैं, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन अब आपसे कई बार हमने देखा है कि एग्जाम में बनने लगे हैं कि जिन चीज़ों के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है उन्हीं चीज़ों से और डीप में वो क्वेश्चन बना देता है। ठीक है, तो रिंग ऑफ फायर के बारे में आप जानते हैं, सबसे ज़्यादा भूकंप, एक्टिव ज्वालामुखी यहाँ पर है। इस क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं वो भी आपसे पूछा गया है पेपर में। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित हैं? 4 सिद्धांत यहां पर दिए गए हैं। जैन धर्म से संबंधित सिद्धांत को आपने बताना है। कई बार पेपर में एक सवाल आया कि श्यादवाद सिद्धांत का संबंध किस धर्म से है। सिर्फ इतना क्वेश्चन आता था पहले। जो श्यादवाद है इसका संबंध जैन धर्म से है। ठीक है, जैन धर्म में श्यादवाद के साथ साथ अनेकांतवाद का भी सिद्धांत यहाँ पे प्रचलित है। तो अनेकांतवाद और श्यादवाद यानी 1 और 4 इसका सही आंसर होगा। अनेकांतवाद का संबंध जो ये सिद्धांत है किस धर्म का है? जैन धर्म का। जो सर्वस्तिवाद है ये बौद्ध धर्म का है। जो शून्यवाद है ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। श्यादवाद ये आपका जैन धर्म से संबंधित है। तो सिद्धांत पहले केवल एक पूछ लेता था कि किस धर्म से जुड़ा है, अब उसने आपको चारों दे दिए। आपको आइडिया भी यहाँ पर मिला कि जो पहला और चौथा है ये जैन धर्म से है, तीसरा और दूसरा जो है आपके ये बौद्ध धर्म से जुड़े हैं। ठीक है, राजस्थान पीसीएस में ये सवाल बना था। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला, सूची को सूची 2 से आपने सुमेलित करना है। एक तरफ पुराने नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ इनके नए नाम दिए गए हैं। इसे यहाँ पर व्रीहि करना। व्रीहि को अब क्या कहा गया है? संस्कृत में चावल को व्रीहि कहते हैं। ठीक है, पहले का आंसर हो जाएगा 2। मुग्ध, इसको क्या कहते हैं? मुग्ध संस्कृत में इसका अर्थ जो हिंदी में होता है वो मूंग को कहा गया है, यानी मूंग को संस्कृत में मुद्ग लिखते हैं। ठीक है, यानी दूसरे का आंसर 3 हो जाएगा। यव कॉमन शब्द है, यही पहले पूछा जाता था, अब उसने उसके साथ 3 और यहाँ पर पूछ लिए। यव कहते हैं जौ के लिए, यानी तीसरे का हो जाएगा 4। और इक्षु कहा जाता है गन्ने के लिए, यानी कि 1। 2, 3, 4, 1 यहाँ पर सही विकल्प बनेगा। ठीक है,
अगर आपको सिर्फ यव का भी पता होता कि यव यानी कि जौ, पहले जौ को यव लिखा जाता था, आप सीधा देखते कि तीसरे का 4 आंसर है और वो एक ही में है, सीधा आप आंसर तक पहुंच जाते। और कई बार आपने देखा होगा पेपरों में, चाहे वो एसएससी के हों, रेलवे के हों, यव को लेकर बहुत सवाल बने हैं। किसको कहा जाता है? ये जौ के लिए। ठीक है, अगला सूची 1 को सूची 2 से यहां पर सुमेलित करना है। एक तरफ प्रमुख षड्यंत्र केस दिए गए हैं, प्रमुख घटनाएं दी गई हैं ब्रिटिश काल की, दूसरी तरफ उनसे जुड़े व्यक्ति। देखिए, हावड़ा षड्यंत्र केस की बात करते हैं। हावड़ा षड्यंत्र केस आपके 1910 से 1915 के बीच में ये घटना घटित हुई थी। किसके नेतृत्व में ये घटना घटी थी? ये हुई थी जतीन्द्र नाथ मुखर्जी के नेतृत्व में। जो जतीन्द्र नाथ मुखर्जी थे, ये अनुसूलन समिति से जुड़े हुए थे, उन्हीं समिति के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया था। ठीक है, तो पहले का हो जाएगा 3। लाहौर षड्यंत्र केस की बात करते हैं। लाहौर षड्यंत्र केस 1929-1931 के दौरान चला था, जिसमें 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के द्वारा, जो उस समय ब्रिटिश अधिकारी था, पुलिस इंस्पेक्टर था सैंडर्स, उसकी हत्या कर दी जाती है। उसकी हत्या लाहौर में करी जाती है। इनको गिरफ्तार किया जाता है, इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है, जिसे लाहौर मुकदमा या लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें कौन जुड़े हुए हैं? इसमें राजगुरु जुड़े हुए हैं। दूसरे का हो जाएगा 4। दिल्ली षड्यंत्र केस की बात करते हैं। दिल्ली षड्यंत्र केस दिसंबर 1912 में हुआ था। मतलब ये घटना जो हुई थी 1912 में हुई, केस लंबे चलते हैं, तो 1912 से 14 तक ये केस चला। इसके तहत बेसिकली वॉइसरॉय हार्डिंग के ऊपर दिल्ली में जब वो प्रवेश कर रहा था, बम फेंका गया था रास बिहारी बोस के द्वारा। इसमें हार्डिंग जो था वो घायल हो गया था। ठीक है, इस केस में मास्टर अमीचंद को, अवध बिहारी को और बसंत कुमार को फांसी की सजा दी गई थी। तो इसमें कौन जुड़े हुए हैं? मास्टर अमीरचंद। तीसरे का हो जाएगा 1। और अंत में है अलीपुर षड्यंत्र केस। अलीपुर षड्यंत्र केस 1908 से 1909 के बीच में चला, जब मुजफ्फरपुर में जो वहां का किंग्सफोर्ड था, वहां का जो जज था डगलस किंग्सफोर्ड, उस पर बम फेंका गया था। इस केस में, इस मुकदमे में अरविंद घोष, उनके भाई बारिंद्र घोष, उन सबको गिरफ्तार किया गया था। बाद में हालांकि अरविंद घोष छूट गए थे, यानी अलीपुर षड्यंत्र केस से अरविंद घोष का संबंध है। चौथे का हो जाएगा 2, यानी अंत में 2 आएगा, तो 3, 4, 1, 2 हमारा सही आंसर बना। 3, 4, 1, 2। ठीक है, अगर आपको चारों षड्यंत्र केसों के बारे में जानकारी नहीं भी थी, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, एज इट इज यही ऑप्शन आपको मिले थे। अगर आपको सिर्फ इतना पता होता कि लाहौर षड्यंत्र केस जो था यह भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव से जुड़ा हुआ है, राष्ट्रीय आंदोलन वाली क्लास में भी हमने इस केस को डीप में पढ़ा था, सीधा आप देखते दूसरे का 4 है और दूसरे का 4 एक ही में है, सीधा आंसर आप मिलान कर देते। निम्न कथनों पर विचार करें और दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनें। पहला कथन, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने आमुक्तमाल्याद ग्रंथ की रचना करी थी। जो आमुक्तमाल्याद ग्रंथ है, इसकी रचना किसके द्वारा करी गई? विजयनगर के शासक, विजयनगर के सबसे महान शासक कृष्णदेव राय के द्वारा करी गई। ठीक है, किस भाषा में इन्होंने यह रचना करी थी? कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में इस किताब को लिखा था। ठीक है, तो आमुक्तमाल्याद ग्रंथ किसका है? कृष्णदेव राय का। किस भाषा में? तेलुगु। इसके अलावा इन्होंने जाम्बवती कल्याणम रचना को भी लिखा था, जो संस्कृत भाषा में है। ठीक है, कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज, आंध्र पितामह, यवन राज्य स्थापनाचार्य, इसके अलावा अभिनव भोज, इन सब नामों से जाना जाता है। सेकंड वाला भी सही है। उनके दरबारी को अल्लासनी पेडना नामक राजकवि सुशोभित करता था। जो अल्लासानी पेडना था, उनके दरबार को सुशोभित करता था। क्या यह सही है? देखिए, कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 श्रेष्ठ कवि रहते थे। किस भाषा के? तेलुगु के। ठीक है, जिनको अष्टदिग्गज कहा जाता था। ठीक है, इन अष्टदिग्गजों में जो सबसे प्रमुख था उसका नाम था पेडना। इसको आपने ध्यान रखना है। ठीक है, पेडना को तेलुगु कविता का पितामह कहा जाता है। ठीक है, यहां तक तो आपका सही है। अगला, यह संस्कृत और तमिल दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। यह तेलुगु भाषा का श्रेष्ठ ज्ञाता था। ठीक है, तेलुगु कविता का पितामह कहते हैं, लेकिन
इसका प्रमाण नहीं मिलता है कि तेलुगु के अलावा ये दूसरे भाषाओं के भी विद्वान थे। तो ये वाला कथन आपका गलत हो जाएगा। ये तेलुगु भाषा के ज्ञाता थे, उनके विद्वान थे। ठीक है, हो सकता है बाकी भाषाओं भी उनको आती हो, लेकिन ये प्रचलित किस लिए हैं, ये जाने किस लिए जाते हैं, ये अष्टदिग्गजों में श्रेष्ठ थे। अष्टदिग्गज तेलुगु भाषा के कवियों का समूह था। ठीक है, तो इतनी छोटी सी पॉइंट पर यह सवाल बना था। तीसरा कथन आपका गलत है कि पेडना उनके दरबार में थे, अष्टदिग्गजों में सर्वश्रेष्ठ थे, लेकिन तेलुगु के थे। पहला और दूसरा सही है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन जैसे हमने ऊपर भी देखा आपसे एग्जाम में बने हैं। ये भी आपका प्रीवियस ईयर का सवाल है। कृष्णदेव राय से रिलेटेड बहुत सवाल बने हैं। ये उन्हीं से रिलेटेड सवाल और थोड़ा डीप और थोड़ा कॉन्सेप्चुअल इसको यहाँ पर बनाया गया। अगला, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निहर्ताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पहले निम्नांकित में से किसकी राय लेगा। देखिए, आर्टिकल 103 के तहत कहता है कि राष्ट्रपति जो है वो संसद के सदस्यों को वहां पर अयोग्य कर सकता है। ठीक है, सलाह किसकी लेगा? सलाह लेगा निर्वाचन आयोग की। निर्वाचन आयोग से वो पूछेगा कि क्या ये सदस्य जो है ये संसद के सदस्यता के लिए इसकी सदस्यता जो है वो अयोग्य है या नहीं। फिर इलेक्शन कमीशन राष्ट्रपति को सलाह देगा और उस सिफारिश पर राष्ट्रपति यहां पर डिसीजन लेता है। ठीक है, तो आर्टिकल 103 लोकसभा के सदस्यों और राज्यसभा के सदस्यों के अयोग्यता यानी उनके डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित है। इसमें राष्ट्रपति किसी भी सदस्य के योग्य अयोग्य होने पर निर्णय करता है, लेकिन किसकी सलाह पर करता है? वो निर्वाचन आयोग की सलाह पर करता है। ठीक है, अगला, निम्न में से किसने कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि हो। यानी ये कथन किसने कहा था कि जो संविधान है हमारा वो तभी अच्छे से कार्य कर पाएगा जब इसका नियंत्रण ईमानदार लोगों के हाथों में हो। ठीक है, यानी देश को अच्छे से चलाने के लिए, संविधान का पालन करवाने के लिए कुछ ही ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जो संविधान को नियंत्रित करें। ठीक है, यह कथन कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कथन पेपर में पूछ लिए जाते हैं। भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों का सुमेलित युग्म पहचानिए। 4 डीपीएसपी आपको दिए गए हैं, इनमें से कौन सा वाला सही है आपने बताना है। पहला, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, क्या यह आर्टिकल 42 में है? जो आर्टिकल 42 है वो कार्य की न्याय संगत एवं मानवीय दशाओं और मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान की बात करता है, निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित नहीं है। पहला वाला गलत है। निःशुल्क विधिक सहायता आर्टिकल 39A में आती है। ठीक है, पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो, यह आपका बिल्कुल यहां पे सही है। सही वाला ही आपने बताना था, ऑप्शन बी। ठीक है, ग्राम पंचायतों का संगठन ये किस में है? ये आर्टिकल 40 में है। ठीक है, 41 में क्या है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा का अधिकार और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार। ठीक है, कृषि और पशुपालन का संगठन 43 में नहीं है, कृषि और पशुपालन का संगठन आर्टिकल 48 में आता है। ठीक है, यहां पर सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है। यह क्वेश्चन भी आपसे प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा गया था, पीसीएस का ये क्वेश्चन था। ये वाला जो एग्जाम है इसमें भी पूछी गई। जो गोदावरी है इसकी सहायक नदी हो जाएगी पेनगंगा, जो महानदी है इसकी सहायक नदी हो जाएगी शिवनाथ, जो दामोदर नदी है बराकर इसके सहायक नदी हो जाएगी कावेरी की हो जाएगी भवानी। यानी कि पहले का आंसर 2 है, दूसरे का आंसर 3 है, तीसरे का आंसर 4 है, चौथे का आंसर 1 है। 2 3 4 1 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी सही उत्तर है। ठीक है, डोडा बेटा चोटी किसमें स्थित है? देखिए, डोडा बेटा चोटी की बात करते हैं। डोडा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, दक्षिण भारत की जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है अनाई मुदी। कई बार आपने इसको देखा है। यह आपके अन्नमलाई पहाड़ियों में स्थित है। जो डोडा बेटा है दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी इसे माना जाता है, यह आपके नीलगिरी पहाड़ियों में है। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी को डोडा बेटा कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी सही आंसर होगा।
सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र जो माना जाता है भारत में, वो शांत वैली, जो साइलेंट वैली है, उसे माना जाता है। ये जो शांत वैली है यह नीलगिरी पर्वत श्रेणी में ही पड़ती है, केरल में आती है। ठीक है। औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्रियाओं का मापक है, इसमें क्या सम्मिलित नहीं किया जाता। देखिए, जो औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक होता है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक होता है, एक ऐसा सूचकांक होता है जो एक निश्चित अवधि में अर्थव्यवस्था में अलग अलग उद्योगों के विकास दर को बताता है। यानी एक निश्चित टाइम में हमारे जो उद्योग हैं, इन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में कितना विकास किया, उसे मापने का एक जरिया है औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक। ठीक है। जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है वो इसे यहाँ पे जारी करता है। इसके तहत खनन को देखा जाता है, बिजली के बारे में यानी विद्युत के बारे में देखा जाता है, विनिर्माण को देखा जाता है, गैस और जलापूर्ति को इसमें शामिल नहीं किया जाता। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। निम्न के कौन से बजट में भारत में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया था। देखिए, रेलवे बजट जो था पहले वो अलग आता था, केंद्रीय बजट हमारा जो आम बजट है वो अलग आता था। 2016 सितंबर में अंततः ये विलय कर दिया गया दोनों बजटों का, यानी ये कर दिया गया कि 2016 के बाद से दोनों बजट अब एक साथ आएंगे। पहली बार दोनों बजट एक साथ आए 2017 में। 2017 में आए हैं तो ये बजट कौन सा होगा, 2017-18 का बजट। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला, लघु और सीमांत किसानों को पेंशन के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब प्रारंभ करी गई। जो छोटे और सीमांत किसान हैं, यानी जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम भूमि है, ऐसे किसानों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 12 सितंबर 2019 को शुरू करी गई थी। ठीक है। भारत का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। देखिए, भारत में जो कार्यवाहक न्यायाधीश बनता है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कब बनता है, जब अचानक मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो जाए या जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो अपने पद पर कुछ समय के लिए कार्य करने में असमर्थ हों। ठीक है। ऐसी स्थिति में देश में जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होते हैं उन्हें नियुक्त किया जाता है, जिन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। ठीक है। सलाह की आवश्यकता नहीं होती है, राष्ट्रपति डायरेक्ट अपॉइंट करता है। ठीक है। हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, चलिए देखते हैं। पहला, भारत में हरित क्रांति का पिता डॉक्टर एम स्वामीनाथन को माना जाता है। पहला कथन बिल्कुल सही है। विश्व में हरित क्रांति का जो जनक मानते हैं वो नॉर्मन बोरलॉग को मानते हैं। भारत में एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। ठीक है। पहले चरण में इसे हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। हरित क्रांति का जो पहला ज़्यादा प्रभाव हमें देखने को मिला वो पंजाब, हरियाणा, यूपी और साउथ की बात करें आंध्र और तमिलनाडु के इलाकों में देखने को मिला, तो ये भी सही है। हरित क्रांति से चावल, दाल, गन्ना के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई। देखिए, हरित क्रांति से केवल जो गेहूं का उत्पादन है, खाद्यान्न जो है, और उनमें भी केवल ज़्यादातर गेहूं के उत्पादन में अप्रत्याशित वृद्धि देखने को मिली। बाकी की जो हमारी फसलें थी, जैसे मोटा अनाज हो गया, दलहन फसलें हो गई, तिलहन हो गई, गन्ना हो गया, उनके उत्पादन में हरित क्रांति का उतना प्रभाव नहीं हुआ था, इन पर इसका इम्पैक्ट नहीं था। आपको पूछा है काफी वृद्धि हुई, गलत हो जाएगा। हरित क्रांति का लाभ सर्वाधिक किसको मिला, गेहूं के उत्पादन को मिला। ठीक है, तो तीसरा वाला आपका गलत है, बाकी सारे आपके सही हैं। ठीक है, कपास हो गया, चाय, गन्ना, इन पर तो बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ा। बाकी की जो हमारी फसलें हैं, दलहन, तिलहन, इन पर उतना नहीं पड़ा जितना गेहूं पर पड़ा। ठीक है, तो मैक्सिमम गेहूं। अगला, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। अब देखिए, कई बार हमने इसको देखा है कि कोरोमंडल तट यानी जो तमिलनाडु का जो तटीय इलाका है, वहां पर शीतकाल में वर्षा होती है लौटते हुए मानसून के कारण। ठीक है, उत्तर पूर्वी मानसून इसको कहा जाता है, लौटता हुआ मानसून। मानसून का निर्वतन काल भी इसको कहते हैं, जब मानसून पीछे हट रहा होता है, उस दौरान ये वापस जाते जाते जो तमिलनाडु का तटीय इलाका है वहां पर वर्षा करता है। शीतकाल में ये वर्षा होती है, यानी अक्टूबर नवंबर का काल ये होगा। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु का जो पूरा तट है उसे कोरोमंडल तट कहा जाता है। ठीक है,
निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फिर से यहाँ पर आर्टिकल्स हैं और उनके साथ जुड़ी हुई कुछ बातें। आर्टिकल 155 राज्यपाल को हटाने से संबंधित है, ये आपका गलत हो जाएगा। जो आर्टिकल 155 है ये राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, ठीक है। तो पहला वाला गलत है और आपको वही बताना था कि इनमें से गलत कौन सा है, पहला। 154 राज्यपाल के कार्यकारी प्राधिकार से जुड़े हुए हैं, ये सही है। यानी इसका मतलब यह है कि राज्यों की जो कार्यपालिका शक्ति होगी वो राज्यपाल में निहित होगी। ये किस आर्टिकल में कहा गया है? 154। राज्यपाल की पद अवधि 156 में है, ये सही है। राज्यपाल होगा राज्यों में वो 153 में कहा गया है, ये भी सही है, ठीक है। अगला, किस मुगल सम्राट ने मोहम्मद हुसैन अल कातिब को उसकी सुंदर लिखावट के लिए ज़रीन कलम की उपाधि दी थी? ज़रीन कलम की उपाधि किसे दी गई थी? ये दी गई थी मोहम्मद हुसैन अल कातिब को। क्यों दी गई? कारण क्या था? इसकी सुंदर लिखावट के लिए। और किसने दी थी? अकबर ने। अगली बार सवाल बन जाएगा कि ये किसके दरबार में था? अकबर के दरबार में था, ठीक है। इसके अलावा अकबर के दरबार में प्रमुख चित्रकार भी रहा एक, जो बाद में जहांगीर के दरबार में भी रहा। इसका नाम था अब्दुस समद, ठीक है। अब्दुस समद को अकबर ने श्री कलम की उपाधि दी थी। ये एक प्रसिद्ध चित्रकार था, इसे श्री कलम की उपाधि किसने दी? अकबर ने दी। अकबर ने बीरबल को कौन सी उपाधि दी? बीरबल को कवि प्रिय की उपाधि दी थी अकबर ने, ठीक है। इसके अलावा तानसेन ये भी अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। इन्हें अकबर ने कंठाभरण की उपाधि दी थी और भगवान दास उन्हें अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। ये कुछ प्रमुख उपाधियां मुगल काल की अकबर से संबंधित जो पूछी गई हैं। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष में करी गई? भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना, इसकी शुरुआत होती है 1952 में। अगर आपसे यहां पर थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता, पूछा जाता कर्मचारी राज्य बीमा एक्ट अधिनियम ये कब आया, तो एक्ट अगर पूछेगा तो वो 1948 में आया, योजना पूछेगा वो 1952 में आई, ठीक है। इसी अधिनियम के तहत इस योजना को बाद में शुरू किया गया था 1952 में। अगला, चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने जो चालें चली उनकी विस्तृत कथा निम्न में से किसमें मिलती है? देखिए, चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने जो चालें चली और चंद्रगुप्त के शत्रुओं ने चंद्रगुप्त के विरुद्ध जो चालें चली, इनका वर्णन हमें मुद्रा राक्षस में मिलता है। विशाख दत्त की ये रचना है। पेपर में सवाल आया था किसकी रचना है? विशाख दत्त की। किस काल की जानकारी देती है? तो आप कहेंगे ये हमें मौर्य काल की जानकारी देती है, ठीक है। हालांकि बहुत बाद में ये पुस्तक लिखी गई, मौर्य काल में नहीं लिखी गई, लेकिन मौर्य काल की जानकारी ये हमें देती है, ठीक है। मुद्रा राक्षस किसकी है? विशाख दत्त की। अगला, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में रहे नवरत्न और उनके सही क्षेत्र का मिलान करें। नवरत्न जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं, उनके दरबार में थे। उनका सही मिलान आपने करना है कि कौन सा नवरत्न कौन सी विशेषता के लिए जाना जाता था, ठीक है। हर एक नवरत्न की एक विशेष विद्या थी उस समय जिसके लिए वो फेमस थे। जैसे जो शंकु नाम का अधिकारी था, इन नवरत्नों में शामिल था। ये एक फेमस वास्तुकार था, ठीक है। बिटल भट्ट की बात करें, ये उस समय का प्रसिद्ध जादूगर था। घटकरपर की बात करते हैं, ये उस समय का प्रसिद्ध शब्दकोश निर्माता नहीं था। घटपरकर उस समय का एक फेमस कूटनीतिज्ञ था, डिप्लोमैट था, ठीक है, यानी राजदूत था। तो ये वाला आपका गलत सुमेलित है, यही आपने बताना था। ये क्या था? घटकरपर ये उस समय का एक राजनीतिज्ञ था, कूटनीतिज्ञ था, ठीक है, डिप्लोमैट था। शब्दकोश निर्माता कौन था? उस समय का प्रसिद्ध जो नवरत्नों में शामिल था, इसका नाम था अमर सिंह। ये एक प्रसिद्ध शब्दकोश निर्माता था। इसके अलावा धन्वंतरी थे जो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, वराहमिहिर थे जो प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक थे, शपणक थे जो प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर थे, वररुचि थे जो प्रसिद्ध व्याकरणिक थे, ठीक है। सवाल यहां से बन जाते हैं इनके नवरत्नों को लेकर के, इसको भी आपने ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जीके के 20 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर किया, पूरी डिटेल के साथ इनको करने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं।
साथ में कई सारे फ्रेंड के कमेंट थे कि पुलिस कांस्टेबल का जैसा एग्जाम रहा, मीडियम से हार्ड लेवल का एग्जाम था, काफ़ी कठिन क्वेश्चन उसमें बने थे, तो अब वीडियो की तैयारी कैसे की जाए, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी रखी जाए, उसके बारे में कई सारे फ्रेंड्स के कमेंट थे। देखिए फ्रेंड, कल के जो एग्जाम था आपका, जो संडे का एग्जाम था आपका, उसमें कई सारे क्वेश्चन टफ जरूर थे, काफ़ी डीप क्वेश्चंस थे, इजी क्वेश्चन भी या जो इजी से मॉडरेट क्वेश्चंस थे वो भी आपके उसमें काफ़ी अधिक थे। तो आप कठिन सवालों के लिए प्रिपेयर नहीं कर सकते हो। कठिन सवाल किसी भी पुस्तक से कितना भी डीप आपका जा सकता है। आपने उन सवालों पर फोकस करना है जो आसान सवाल हैं, आपके रेंज के सवाल हैं, इजी टू मॉडरेट सवाल है, जहां से मेरिट बनती है। कठिन सवाल वो जितना भी कठिन बनाए, कई सारे उसको छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। तो ऐसे सवाल मेरिट को डिसाइड नहीं करते हैं। हर एग्जाम के बाद, जैसे मैं आपको कहता हूं कि हर एग्जाम के बाद आप स्ट्रेटेजी बदलने को तैयार हो जाते हैं, जो आपको नहीं करना है। आपने बस इतना ध्यान रखना है, अगर आप जो संडे का आपका एग्जाम था उसको भी देखेंगे, जो करने वाले क्वेश्चन थे 60+ थे, अगर आप केवल उन्हीं को करते तो आपके भी उसमें अच्छे मार्क्स वहां पर बन जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं करनी है, खासकर उन सवालों में जो आपको आते हैं। तो बस अगर आपने वहां पर उस फील्ड में कुछ गलती करी है, यानी आते हुए सवालों को गलत किया है, या ऐसे सवाल जो करने चाहिए थे जो छूट गए, हार्ड क्वेश्चंस को आप अलग कर दीजिए, वो सभी के लिए हार्ड होंगे, उनसे मेरिट डिसाइड नहीं होती है। आपने कितनी गलतियां वहां पर करी, उन गलतियों को आप सुधार करें, वो आपकी स्ट्रेटेजी का ही हिस्सा होगा। स्ट्रेटेजी चेंज करने की जरूरत नहीं है कि आपने देखा पेपर में ये सवाल थे, अब आप नई नई किताबें यहां पर लेकर आ गए। आपका जो बेसिक्स है वहीं से ज़्यादा सवाल आपके बने, वहीं से ज़्यादा सवाल बनते हैं, और उसी की तैयारी आपको करनी है कि आपके आते हुए क्वेश्चन या आपकी गलती से कोई क्वेश्चन या ऐसा क्वेश्चन जो आपको करना चाहिए था, आपको पढ़ना चाहिए था, याद होना चाहिए था लेकिन याद नहीं था, वो क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए। अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आपके उसमें हुए हैं तो उस पर आपको सुधार करना है। हार्ड क्वेश्चन की तैयारी आप नहीं कर सकते हैं, बस कोशिश कर सकते हैं कि जो भी चीज़ आप पढ़ें उनको और डीप में पढ़ने का प्रयास करें, उनको और समझने का प्रयास करें, जिससे अगर एग्जामिनर क्वेश्चन को थोड़ा घुमाता भी है तो आप उसको आसानी से कर सकें। तो चेंज कुछ करने की आपने जरूरत नहीं करनी है, बेसिक को मजबूत आपने करना है। जिस फील्ड का क्वेश्चन आपका गलत हुआ है, चाहे आपका पॉलिटिक्स का गलत हो, चाहे हिस्ट्री का गलत हो, लोक कला का गलत हो, उस पर थोड़ी सी मेहनत करनी है, लेकिन अपने बेसिक को साथ लेकर चलते हुए। इसका मतलब ये नहीं करना है कि आपने जो अभी तक पढ़ा उसको साइड कर देना है और 1 नंबर के हार्ड क्वेश्चन के पीछे आपने फिर नई किताब को पढ़ना है। बेसिक आपने मजबूत रखना है। आते हुए सवालों को गलत, अगर आप देखेंगे उस पूरे पेपर को खुद से आप एनालाइज करके देखें, कितने क्वेश्चन हार्ड थे, कितने क्वेश्चन ईजी लेवल के थे, कितने मॉडरेट लेवल के थे, आपको एक पूरा आइडिया उसमें मिलेगा कि अगर आप केवल ईजी और मॉडरेट क्वेश्चन को भी देखते, हार्ड वालों को छोड़ भी देते, आप 65-60 अराउंड वहां पर स्कोर आसानी से कर जाते। नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करना है, चाहे आपका एग्जाम कोई भी हो। आगे हम वही कोशिश करेंगे कि कुछ एडवांस्ड क्वेश्चन जो हमारी सीरीज चल ही रही है उसकी क्लासेस में हम और ज़्यादा ऐसे डीप क्वेश्चंस को कवर करें। साथ में बेसिक्स के लिए हमारी परीक्षा वाणी की सीरीज चल रही है, जिसमें ज्योग्राफी और हिस्ट्री वाले पोर्शन हमारे साथ चल रहे हैं। साथ में मॉक टेस्ट भी हमारे वीकली यहाँ पर चल रहे हैं। तो जो आपके सब्जेक्ट वीक हैं आपने उन पर फोकस करना है, नई चीज़ों को ट्राई नहीं करना है, क्योंकि 21 सितंबर को आपका पेपर है। बेसिक्स को आपने अपना और ज़्यादा मजबूत करते हुए चलना है। थैंक यू फ्रेंड्स।